स्टूडेंट, दिस इज गीता प्रजापति। वेलकम टू एसएसटी क्लासेस। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ लेसन 6 बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में आप सभी ने देखा था कि जब जनता बगावत करती है तो उसकी जो नेक्स्ट है वह है बुनकर। जो बुनकर थे, कारीगर थे, उनके साथ क्या हुआ और जो लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक थे उनके साथ ब्रिटिश रूल में क्या हुआ वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है। यह 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज दिए गए हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या है, जो हमारा व्यापार होता था वह समुद्री रास्तों के द्वारा होता था और यह जहाज का चित्र दिया हुआ है। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि जो कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग हैं, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो भारतीय कारीगर और उद्योग थे उनकी क्या दशा थी, उन्होंने किस तरह से दशा कर दी थी, किस तरह से वो यहाँ से जो भारतीय कार्य करने वाले व्यक्ति थे तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था और उनके जो उद्योग थे उनके ऊपर क्या फर्क पड़ा। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था और 1850 के दशक में जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा था तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा था। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। आप इससे पहले के लेसन में पढ़ चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए किस तरह जो भारत के भूभाग थे उस पर कब्जा किया और किस तरह से उन्होंने व्यापार का जो ढांचा था वह बदल दिया था। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी और इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर उन्हें मुनाफे कमाकर उसे बेच देती थी और जो उसका मुनाफा था वह अपने पास रखती थी और जो भारतीय लोग थे उन्हें उनकी उचित कीमत नहीं मिल पाती थी। इस क्रय विक्रय से उन्हें भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ की उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा और इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह से असर पड़े, इस लेसन में हम चर्चा करते हैं, देखते हैं जो हमारा भारतीय कपड़े हैं और विश्व बाजार के बारे में। सबसे पहले कपड़ा उत्पादन पर हम नज़र डालते हैं। ये जो आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें आप देख रहे हैं पटोला बुनाई 19वीं सदी के मध्य में। इसमें देखते हैं बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले सन 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। यानी कि जो भारत था वह सबसे नंबर 1 पर था कपड़ा उत्पादन में। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिणी पूर्वी एशिया, जावा, सुमित्रा, पेनांग तथा पश्चिमी या मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार किया जाता था और 16वीं शताब्दी में यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी और इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा हैं। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ को जानना भी बड़े मज़ेदार हैं। तो इस लेसन में कुछ शब्द भी आए हैं कि किस कपड़े को क्या कहा जाता था, कौन सा वर्ड उसके लिए प्रचलित था, तो देखते हैं उसको। शब्दों में इतिहास छिपा है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में
अरब के व्यापारियों के पास देखा था और इसी के आधार पे वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन, यानी कि मसलिन का अर्थ होता है मलमल, कहने लगे थे। जल्दी ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया और मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए थे तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे और बाद में इसी तरह के सूती कपड़ों को भी कैलिको कहा जाने लगा। और बच्चों, यह एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कैलिको किसे कहा जाता है, किसके लिए यह वर्ड यूज किया जाता है। तो यह सूती कपड़ों के लिए ही यूज किया जाता था। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। जैसा कि आप चित्र नंबर 3 में देखेंगे, एक पन्ना जो ऑर्डर बुक का पन्ना है, आप उसे देख सकते हैं, जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। वहीं के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों के ऑर्डर मिले थे। यदि आप इसी बही के पन्नों को पलटते हैं तो आपको पता चलता है उसमें सूती और रेशमी कपड़ों की 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। यूरोपीय व्यापारी कंपनी उन्हें पीस गुड कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। ये देखिए, ये पिक्चर दिखाई गई है, ये आपका चित्र नंबर 2 है। ये ऑर्डर का वही पन्ना है, एक चित्र है, यहाँ पे सभी उनके नाम दिए हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं। और इसी के बराबर में आप देख रहे हैं चित्र नंबर 4 को, जामदानी बुनाई। ये 20वीं सदी की शुरुआत में इस तरह की बुनाई स्टार्ट हुई थी, इस तरह की छपाई वहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी। अब यहाँ पर आप देखते हैं, इसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नाम को आप देखें और थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया जाता था उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल होते थे और उन्हें यह व्यापारी सिटंज, कोसा या खसका और बंडाना कहते थे। क्या आप जानते हैं अंग्रेजी में सिटंज शब्द कहाँ से आया? जी हाँ, यह हिंदी के छींट शब्द से निकला है। कहते नहीं है, छींट की कुर्ती है, यानी कि जिसपे छोटा छोटा प्रिंट बने होते हैं, उसे छींट बोलते हैं। हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्ती वाले छोटे छापे के कपड़ों को कहा जाता है और 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल, पत्तियां, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से वह भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था, क्योंकि जो भारत में तैयार कपड़े होते थे वो सस्ते होते थे और इंग्लैंड के लोग भी क्या करते थे, इन्हें यहाँ से सस्ते दामों पर खरीद के अपने इंग्लैंड में भारी कीमत पर बेचते थे और बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। इंग्लैंड की रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़े से बने परिधान नहीं पहनती थी, क्योंकि जो हमारे भारत का कपड़ा था वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर में पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता था। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बंडाना का अर्थ क्या होता है? बच्चों, आप सभी इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे। यह क्या है? सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए तैयार किया जाता है और यह हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाली ऐसी बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता था। वही में दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र किया गया है, जिनका नाम उनके जन्म के साथ ही उनके अनुसार लिखा गया है। कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। इसी तरह से आप चित्र नंबर 5 में देख रहे हैं कि मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े पर छपाई यानी कि छींट 19वीं सदी के मध्य में, छींट ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे प्रिंट हैं, ये छींट कहलाते थे। इसी तरह से बंडाना डिज़ाइन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आप देख रहे हैं ये। इसी तरह से आप देखते हैं यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा
जो 18वीं शताब्दी की शुरुआत के आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन और रेशम निर्माता भारतीय कपड़े का आयात का विरोध करने लगे। इसी दबाव के कारण सन 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड के छापेदार सूती छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया और संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम कहा जाता था। और उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाना खुल रहे थे और भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश के भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी लगाना चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। और इसी क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कपड़े जो कोरे भारतीय कपड़े इंग्लैंड में थे, भारतीय डिज़ाइन छापे जाने लगे और भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की जरूरत दिखाई देने लगी। और सन 1764 में जॉन ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। स्पिनिंग जेनी एक कपड़े को काटने वाली मशीन थी, क्योंकि हमारे जो भारत था उसमें तो जो लोग थे यानी कि जो हमारे भारतीय थे वह तकली के द्वारा जो तकली होती थी उस पर धागा लपेटते थे और उसके द्वारा स्पिनिंग करते थे या फिर चरखे के द्वारा करते थे। तो सन 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार होने लगा और इसके बावजूद दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया और ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई थी तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मांगने की ज़रूरत नहीं रही और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा कर उसके पैसों से ही कपड़ा खरीदने लगी। जैसा कि आपको यहाँ पर ये इंडिया का मैप दिया हुआ है, इसमें जो स्टार बना हुआ है वह सफ़ेद कपड़ों के लिए, चेक और धारीदार के लिए आप यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है सिटंज और सिल्क। ये जहाँ पे ये पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पर इनका उत्पादन किया जाता था। और इसी तरह से आप देखेंगे नेक्स्ट बुनकर कौन थे। तो बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार्य को आगे बढ़ाते थे, यानी कि जो बुनाई का कार्य करते थे, कताई का कार्य करते थे, क्योंकि पहले हाथ के द्वारा ही कताई का कार्य किया जाता था। सूत काटना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। सबसे पहले क्या था, जो कपास होती थी उसे चरखे से काटा जाता था, फिर इसको स्पिनिंग किया जाता था, तकली का यूज किया जाता था। तो यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे और चरखे पर काट कर तकली पर लपेटा जाता था और जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है आपको। और रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगेज इस धागे को रंग देते थे और छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पी गर नाम माहिर कारीगर की ज़रूरत होती थी जो ठप्पे से छपाई करते थे। और हथकरघा होने पर बुनाई और उनसे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। लेकिन धीरे ही धीरे जैसे ही इंग्लैंड में इसका मांग बढ़ने लगी तो ब्रिटेन से सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। यानी कि अब धीरे धीरे क्या होने लगा, जो हमारा भारतीय कपड़ा था उसका इन्होंने पतन करना शुरू कर दिया। इस पर क्या था, भारत से आने वाले कपड़ों पर इन्होंने शुल्क थोप दिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। तो इसलिए इन्होंने क्या सोचा कि हम इसे अब इंग्लैंड में ही तैयार करेंगे। जैसे कि इन्होंने सिंथेटिक इंडिगो का निर्माण किया था। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने
19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया और इसी की वजह से हमारे यहाँ हजारों जो बुनकर थे वो बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए। उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगनी देना बंद कर दिया और परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। जैसा कि यहाँ पर दिया है कि हम भूखे मर जाएंगे। 1823 में भारत की कंपनी सरकार ने 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया है कि हाँ, आप लोगों ने हमारी पेशगी बंद कर दी है। जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे उन सबको मिलती थी और जो कंपनी है वह बढ़िया कपड़े बुनकर अपने क्या करती थी, हम क्या हैं कपड़े बुनते हैं, अपने परिवारों का पेट पालते हैं, लेकिन जो कंपनी है उन्होंने हमारी पेशगनी बंद कर दी है। औरंग को भी ख़त्म कर दिया है। औरंग एक गोदाम को कहते थे और इस तरह से जो हमारी जीविका है, आजीविका के साधन नहीं शेष रहे हैं और हमारे परिवार भूखों मर रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट, कृपया इसे अपने अखबार में प्रकाशित करें। ये भी इसी तरह से दिया हुआ है, एक पत्र लिखा है किस तरह से जो काश्तकार थे, किसान थे, बुनकर थे, उनको किस तरह से यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन असली दुर्दन तो अभी आने वाली थी। सन 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए थे और दरअसल 1880 के दशक तक यह स्थिति हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों के भी हालात खराब हो गए थे। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थी वे बेरोजगार हो गई थी। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। यही वजह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी। भला जटिल और मनभावन किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे। इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्यम वर्ग में भी काफ़ी मांग थी और ना ही ब्रिटेन के कपड़ों की मिलों में वह बेहद ही मोटा कपड़ा बनता था जिससे भारतीय गरीब बनते जा रहे थे। यानी कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो बुनकर थे उनके सामने समस्याएं आ गई थी। इसी तरह से जो जीविका के साधन थे वह गंवा चुके थे सभी बुनकर। और सूत काटने वालों का क्या हुआ, उसमें से बहुत से खेतिहर मजदूर बन गए, कुछ काम की तलाश में शहर की ओर चल गए और इसी तरह से जो बहुत से देश से बाहर अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। इनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों को मुंबई, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुले गए कपड़ों के कारखानों में नौकरी मिल गई। अब यहाँ पर जो सूती कपड़ा है उनकी मिलों का उदय होता है। भारत में सूती मिल का उदय सन 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। यह कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में इंग्लैंड और चीन से होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। बम्बई के पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाले उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट थे जहाँ कपास की खेती की जाती थी। जब वहाँ सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। ये यहाँ पर चित्र दिखाई दिया है कि किस तरह से महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं मिल में, फैक्ट्री में। और सन 1900 तक आते आते बम्बई में 84 कपड़े मिलें चालू हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी, गुजराती व्यवसायों ने खोली थी जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफ़ी पैसा कमा चुकी थी। इस दौरान दूसरे शहरों में भी कई ऐसे कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1661 में खुला। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खोला गया और सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार, खेतीहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की ओर चले गए और इसी तरह से
जो प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों में बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे पहली समस्या यही थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। ज़्यादातर देशों की सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश के औद्योगिकरण को बढ़ावा देना चाहती थी। इस कंपटीशन को खत्म करना चाहते थे और संबंधित देश में नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों पर आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी और लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा काफ़ी उसमें जो कमी थी काफ़ी कम हो गई और सैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़ा का उत्पादन की मांग बढ़ने लगी। यानी कि एक तरह से तो देखा जाए तो भारतीय कपड़े की जो डिमांड थी बहुत कम कर दी थी, क्योंकि ब्रिटेन ने उससे सस्ता कपड़ा वहाँ पर तैयार कर दिया था। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ वहाँ पर सैनिकों की ज़रूरतों के लिए यहाँ पर भारतीय जो कपड़ा था उसका उत्पादन बढ़ने लगा। अब यहाँ पर देखते हैं टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील। जो टीपू सुल्तान की तलवार थी वो वुड्स स्टील की बनी हुई थी। यह भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे। भारतीय इस्पात और लोह धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान की एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। जो टीपू सुल्तान था उन्होंने 1799 तक मैसूर में शासन किया और अंग्रेजों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए। टीपू की विश्वविख्यात तलवार आज इंग्लैंड के संग्रहालयों में बहुमूल्य संपत्ति के रूप में रखी हुई है। जो यह तलवार थी ये खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त थी, पैनी थी कि वह दुश्मन के लोह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। और ये आप देख रहे हैं उनकी जो तलवार है वो स्टील से तैयार की गई है। यहाँ पर देखते हैं, यह तो लोह इस्पात के बारे में था। अब देखते हैं गांवों की उजड़ी भट्टियाँ। जो गांव की भट्टियाँ थीं वुड स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक की जरूरत थी, परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। खास तौर से बिहार के मध्य भारत के हर एक जिले में एक प्रगलक कारगर थे जो लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे और इसी लोहे के कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। ज़्यादातर भट्टियाँ मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। प्रगलन का काम पुरुष करते थे जबकि महिलाएं धोकनी चलाती थी। वे कोयले के लगातार दहकने के लिए हवा की जरूरत होती थी। ये प्रगलन यानी कि लोहे को आग में जलाकर यहाँ पर दिया है। ये जो लोहा होता था उसे आग में जलाते थे और उसे कूट के यानी कि कोई भी चीज़ को आग में गलाकर उसे पुनः निर्माण करना, और धोकनी के द्वारा वह भट्टियाँ चलाते थे और धोकनी से हवा करते थे। ये यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस तरह से धीरे धीरे यहाँ पर 19वीं सदी के अंत आते आते लोह प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा। ज़्यादातर गांवों में भट्टियाँ ठंडी पड़ चुकी थी और लोहे का उत्पादन भी गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? इनकी एक वजह तो वन कानून थे जिनके बारे में आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर थे कि लौह अयस्क कहाँ से लाए जाएं और लकड़ी कहाँ से लाई जाएं, तो इसलिए धीरे धीरे जो लोग थे चोरी छिपे जंगल में जाकर लकड़ी इकट्ठा करते थे, परंतु लंबे समय तक इस तरह से वे अपने कारोबार नहीं चला सकते थे। तो धीरे धीरे यह भी इनका जो उद्योग था वह समाप्ति की ओर था। अब देखते हैं यहाँ पर भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय किस तरह से होता है। साल 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेड और जमशेद टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। वे भारत में एक आधुनिक लौह इस्पात का संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीने तक घूमे और काफ़ी पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लौह इस्पात उद्योग लगाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने
जो लौह अयस्क भंडार थे उनका भी पता लगाने की कोशिश की। एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराब जी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लौह अयस्क ले जा रहे थे। वे अग्रिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वह अयस्क कहाँ से लाए तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली कर कर उन्हें बता दिया। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज़ की तलाश थी वह मिल चुकी है और वह उस पहाड़ी पर जाते हैं और वहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर लौह अयस्क की भंडार हैं। लेकिन यहाँ पर एक परेशानी थी, यहाँ इतना सूखा था और कारखाना चलाने के लिए आसपास में कहीं पानी नहीं था। तो लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में भी टाटा जी तलाश कर रहे थे। तभी अग्रिया समुदाय के लोगों ने उन्हें लौह अयस्क और एक स्रोत ढूंढने में मदद की और जहाँ पर बाद में भिलाई स्टील संयंत्र अयस्क की आपूर्ति की गई। और कुछ साल के बाद स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री यहाँ पर लगाई गई। इस शहर को जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। यह स्थान लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध कराया गया और यहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई, जिसमें सन 1912 में स्टील का उत्पादन होने लगा। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई। 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था और भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियां भी यहाँ भारी मांग थी। काफ़ी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ यह मानने को तैयार नहीं थे कि वे भारत में श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। जब तक टिस्को की स्थापना हुई हालात बदलने लगे और सन 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात का यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया और इस तरह भारत में आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गया। जब युद्ध लंबा खींच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों और खोल की और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया और सन 1919 तक यह स्थिति हो गई कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीता टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। सूती कपड़े की तरह लोहे इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत ने ब्रिटेन आयात गिरने लगा और जो भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया, सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई और भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इनमें से बहुत सारी मांग माननी पड़ी। तो स्टूडेंट, आज के जो वीडियो है इसमें यही हमने आपको बताया कि किस तरह से बुनकर, लोहा और फैक्ट्री मालिक कैसे कार्य किया और किस तरह से हमारे देश में सूती वस्त्र उद्योग और जो हमारा लौह इस्पात उद्योग है वह उसका आरंभ कैसे हुआ। स्टूडेंट, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।